नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैनाटार प्रखंड के प्रशिक्षण भवन सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रखंड अध्यक्ष संजय पटेल ने की। बैठक में सदस्यों ने क्षेत्र की अलग अलग बुनियादी समस्याओं को उठाते हुए अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। प्रखंड अध्यक्ष संजय पटेल ने हाई स्कूल मैनाटार परिसर में संचालित अंबेडकर छात्रावास की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रावास में छात्रों के नियमित ठहराव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि सरकारी धन का व्यय लगातार दर्शाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 8 महीनों से वार्डन निलंबित है, जिससे व्यवस्था प्रभावित हो रही है। 20 सूत्री सदस्य नरेंद्र प्रसाद और अमरीश पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में अवैध वसूली का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि घर में जन्म लेने वाले बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर किया जा रहा है, जबकि अस्पताल में जन्म लेने वालों से भी बिना भुगतान प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इस पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार चौधरी ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में बीडीओ दीपक राम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बिहार में बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस अहम बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद संजय जायसवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी विस्तार और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सभी मोर्चों के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए, जिन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि वो कैसे जनता से सीधे जुड़ाव बढ़ाएं और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करें। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि सभी मोर्चा आपसी समन्वय के साथ काम करे, ताकि पार्टी की नीतियों और संदेशों को प्रभावी तरीके से समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी की संगठनात्मक रणनीति पर बैठक हुई। शीर्ष नेतृत्व जो है मौजूद रहें, कैसे रणनीति के तहत काम होगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मोर्चा अध्यक्षों ने भी कमान संभाली। संगठन मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। आपको बता दें कि मजबूती और आगामी राजनीति रणनीति को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैभव जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। विशाल, बड़ी बैठक जो है बीजेपी की हुई, खास मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि लोगों को परेशानी ना हो। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? विशाल, आवाज आ रही है आपको? ये बोलिए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा हुई है। तो वो पटना में कल मनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में, जिसमें बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो है वो कल राजधानी पटना पहुंचे थे। और इस दौरान जो है वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में उन्होंने एक संगठनात्मक बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम बिहार के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और साथ में तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है इस बैठक में मौजूद थे, जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, भिक्खू भाई दलसानिया सहित तमाम बड़े नेता जो है इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही जो बीजेपी के नवनियुक्त अधिकारी हैं, खासकर जो मोर्चा के जो अधिकारी हैं, जैसे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत पासवान, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो है निरंजन पंडियार, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, तमाम अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन मजबूती को लेकर यह जो बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब इसमें एक नई दिशा जो है वो तय करेगी, नई शुरुआत जो है इन नए अधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार की जो इकाई है ये एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगी।
तो निश्चित रूप से बीजेपी के जो जेपी नड्डा है वो काफी एक कुशल नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन जो है तमाम अधिकारियों को मिला है। सभा बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी मौजूद रहे, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, तमाम तरह की रणनीतियों पर चर्चा हुई है ताकि पार्टी को और मजबूती मिल सके, साथ ही साथ जनता को कोई परेशानी ना हो। जी देखिए, बिल्कुल संगठन की मजबूती को लेकर भी जो है इसमें चर्चा हुई, साथ ही जो है वैसे सबसे अहम जो बातें थी वो इसमें बताया गया था कि जो है सरकार की जो योजना चल रही है वो आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसको भी लेकर जो है जेपी नड्डा ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जनता से कैसे जुड़ना है, जनता के साथ कैसे संवाद करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के और भी जो है कई कार्यक्रम होने हैं, जैसे कि आपातकाल में जो है ये कल राजधानी पटना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इस तरह के कार्यक्रम जो है अभी तमाम बिहार के विभिन्न जिलों में जो है वो इस कार्यक्रम को किए जाएंगे, जहां तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचेंगे और आपातकाल को लेकर जनता से संवाद करेंगे। बिल्कुल, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, अब जो है फोकस यूपी पे है बीजेपी का। इसके लिए भी बीजेपी तमाम रणनीतियों के तहत काम कर रही है ताकि इसका असर जो है यूपी चुनाव में दिखे। जी देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का जो चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो बिहार के बॉर्डर को टच करती है। चाहे अगर हम बात कर ले बिहार के बक्सर साइड का, तो वहाँ पे जो मुगल सराय का जो एरिया है वो बिहार के बॉर्डर को टच करता है। अगर बात करें जो है यहाँ पे गोरखपुर की तरफ बात करें तो उसका कुछ एरिया जो है पश्चिम चंपारण जिले का टच करता है। जैसे वाल्मीकि नगर से जब आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है, तो निश्चित ही रूप से बिहार से जो है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल विशाल वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी संगठनात्मक रणनीति के तहत काम कर रही है, तमाम शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो भी मौजूद रहे, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद रहे, संगठनात्मक रणनीति पर जो है बैठक हुई, चर्चाएं हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश में लगी हुई है, एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश में लगी हुई है, साथ ही साथ जनता की समस्याओं का हल करने के लिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनता से जुड़े मुद्दों पर जो है वो भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि संगठन मजबूती पर काम हो रहा है, साथ ही साथ इसका असर जो है वो यूपी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। सिवान में प्रज्ञा प्रवाह इकाई की ओर से भारत बोध और सांस्कृतिक अवधारणा विषय पर बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं प्रज्ञा प्रवाह केंद्र काशी की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रामाशीष सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सनातन ज्ञान परंपरा के अलग अलग आयामों पर विस्तार से अपने विचार रखे। रामाशीष सिंह ने कहा कि भारत की पहचान उसकी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक दृष्टि और मानव कल्याण की भावना से है। उन्होंने कहा कि भारत बोध केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों, परंपराओं और राष्ट्रीय चिंतन को आत्मसात करने का माध्यम है। उन्होंने नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने की, जबकि डॉक्टर अशोक प्रियनबंद ने विषय प्रवेश पर भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा और वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में शिक्षकों, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया। तो आपने सुना ही कि पहले तो ये है कि भारत बोध, ये बोध अनुभूति है। तो भारत कितना विशाल है, भारत किस रूप में विराट है और इसकी विराटता और इसकी विशालता ये कहाँ छुपी हुई है, तो भारत की संस्कृति में है। दुनिया को भारत का अवदान,
भारत की संस्कृति के रूप में प्राप्त हुआ है। भारत की संस्कृति बहुत ही विभाजनकारी नहीं है। मैंने कहा कि समन्वय करती है, सहयोग करती है, सामंजस्य स्थापित करती है, तादात्म्य स्थापित करती है। मनुष्य का मनुष्य से, मनुष्य का प्राणी से, मनुष्य का प्रकृति से, और पहुँचते पहुँचते पूरे वसुधा से और व्यष्टि से लेकर समष्टि तक यह जो एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति है वो भारतीय संस्कृति के अंदर है। और यह मानवता के लिए सच्चे अर्थों में पूछिए तो भारतीय संस्कृति ही मानव धर्म का प्रतिनिधि है। दुनिया में और कोई धर्म मानव धर्म का प्रतिनिधि नहीं है। कई दिनों से हम इसकी तैयारी में रहे हैं कि प्रज्ञा प्रवाह के इस आयोजन में सिवान के नगर के वे सभी बुद्धिजीवी, वे सभी समाज सेवी जो समाज में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, समाज की विभिन्न तरह की जो चिंताओं में डूबे रहने वाले लोग हैं, उन सबको एकत्रित करके एक विमर्श किया जाए। और इस विमर्श के लिए जो परामर्श हमें मिला माननीय रामाशीष जी के द्वारा कि भारत बोध, क्योंकि ऐसा उन चर्चा के क्रम में ये बात आई और हम सभी महसूस करते हैं कि भारत के बारे में हमारी समझ, हमारी जो अज्ञानता है, हमारी जो जानकारी है वो बहुत सी। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में प्राज्ञा प्रवाह के द्वारा भारत बोध और सांस्कृतिक अवधारणा को लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम और चर्चा का आयोजन किया गया, जिसके विषय प्रवेश में सिवान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रियंबर ने विषय प्रवेश कराया और जिसके बाद से प्राज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय सदस्य ने इस पूरे चर्चा को किया। इस कार्यक्रम को लेकर सिवान के तमाम प्रबुद्ध लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ कहा रामाशीष सिंह ने, आइए सीधे तौर पे जानते हैं। सिवान से महुआ खबर के लिए आकाश। तो आपने सुना ही कि पहले तो ये है कि लखीसराय में मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस सिलसिले में शुक्रवार को डीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमार के नेतृत्व में शहर के प्रमुख इलाकों में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मुख्यालय परिसर से शुरू होकर जमुई मोड़ बाजार समिति, मुख्य बाजार और अलग अलग चौक चौराहों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पैदल मार्च कर लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। डीएम शैलेंद्र कुमार ने लोगों से मोहर्रम का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। वहीं एसपी प्रेरणा कुमार ने कहा कि जिले की सभी व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की है। फ्लैग मार्च के माध्यम से प्रशासन ने शांति, सुरक्षा और सौहार्द का संदेश देते हुए लोगों से सहयोग की अपील भी की है। मोहर्रम यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा लखीसराय में, तो उसको लेके पहले से ही जो जॉइंट ऑर्डर है उसके हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस है उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। आज उसी के लिए डीएम सर मेरे द्वारा सभी प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी, एसडीएम, एसडीपीओ हम लोग सब मिलकर यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सभी तैयारियां हम लोग की तरफ से कर दी गई हैं। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। शांति समिति की बैठक भी हुई थी, उसमें भी हम लोग के द्वारा बताया गया था और जितने भी जुलूस है उनको लाइसेंस लेने के लिए भी बोला गया है। सभी लोग लाइसेंस के तहत जुलूस निकाल रहे हैं। तो हम लोग की यही प्राथमिकता रहेगी कि पीसफुली, जैसे हर बार निकलता है वैसे ही सभी त्योहारों की तरह इसको भी हम लोग पीसफुली निकालें। उसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों तैयार है एंड हम लोग इंश्योर करेंगे कि पीसफुली निकल जाए। यातायात को लेकर जैसे डीएम साहब ने अभी बताया है, हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हम लोग को कल मुहर्रम है, आप जान ही रहे हैं, तो उसी का संदेश देने के लिए आए हैं सभी लोगों से मिलने के लिए। और ये यहीं पर लखीसराय का पहलाम होता है, तो कौन सा रूट होगा और कितना बजे से क्या करना है, ये सारी तैयारी को लेके पूछताछ करने के लिए, बात करने के लिए और जो भी अखाड़ा के लोग हैं उनसे बात करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और इसी के तहत में हम लोग आए हैं। सब शांतिपूर्ण रहा है यहाँ पर, हमेशा से शांतिपूर्ण ढंग से लोग मनाते रहे हैं। मुहर्रम इस बार भी शांतिपूर्ण रहेगा और प्रशासन बिल्कुल चुस्त है, सशक्त है और मुस्तैद है। अच्छे से हम लोग मनाएंगे। मुहर्रम यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा।
आपको बता दें, इससे पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखीसराय से सुनील जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगे। सुनील, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुहर्रम को लेकर खासा तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। देखिए, लखीसराय में मुहर्रम पर्व को लेकर डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार ने जगह जगह फौज तैनात कर दिया है और लगातार हर एक थाना में शांति समिति की बैठक, जिला मुख्यालय से लेकर हर एक थाना में शांति समिति की बैठक की गई है। और साथ इन्होंने फ्लैग मार्च शहर में निकाल कर ये संदेश दिया है कि कोई भी वो प्रिय घटना को लेकर प्रशासन काफी संवेदनशील है और सारे संवेदनशील इलाके में लखीसराय में मुहर्रम को लेकर मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वही वो प्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन काफी मुस्तैद स्थिति में है। डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार ने नेतृत्व में कल जो निकाला गया फ्लैग मार्च, इससे साफ संदेश दिया है कि मुहर्रम भाईचारे और शांति का प्रतीक का ये पर्व है। कभी भी किसी भी प्रिय घटना की कोई करने वाले, गड़बड़ी करने वालों की जानकारी देने की कष्ट करें, कृपा करें, ताकि कोई प्रकार की घटना ना हो। सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन ने डीजे पर पाबंदी लगा दिया था, कोई हथियार लेकर नहीं चल सकता है, ये साफ कहा गया है। और काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है संवेदनशील इलाके में, वहां पर काफी संख्या में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसलिए लखीसराय में शांति प्रिय वातावरण में डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार ने अब कहा है कि शांति पूर्वक मुहर्रम पर्व मनाए, किसी प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे। हर एक जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जी बिल्कुल सुनील, बात करें तो डीएसपी और माफ कीजिएगा डीएम और एसपी ने जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, लोगों के बीच आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आएगी, सुरक्षा का ब्यौरा उठाया है उन लोगों ने। देखिए, डीएम एसपी ने लगातार हर एक थानों में शांति समिति की बैठक दोनों समुदायों के बीच में रख कर किया है और किस तरह ताजिया जो निकालते हैं, जुलूस जो निकालते हैं, कमेटी को बुलाकर साफ कहा है किसी प्रकार के धारदार हथियार लेकर आप नहीं चल सकते हैं और किसी प्रकार का आप वो प्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। किसी गंदे गाना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप सीधे भक्ति और माहौल में आप यहाँ मुहर्रम पर्व मनाए, किसी की घटना की कोई जानकारी तुरंत दे। पुलिस प्रशासन को नंबर अलर्ट किया है, नंबर जारी किया है और फ्लैग मार्च के माध्यम से इन्होंने साफ कहा कि भाईचारे माहौल में मुहर्रम पर्व मनाए, किसी प्रकार की वो प्रिय घटना से बचें, किसी की अफवाह में नहीं आए। लखीसराय के डीएम लगातार इस पर नजर रखे हुए, एसपी प्रेरणा कुमार भी इस पर काफी नजर रखे हुए। काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ मुहर्रम पर्व को लेकर जहाँ संवेदनशील इलाका है, वहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसलिए लखीसराय के डीएम और एसपी प्रेरणा कुमार इस घटना ना हो इसके लिए मुहर्रम पर्व के लिए मुस्तैद है। जी बिल्कुल सुनील जी, अगर बात करें तो अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर पर यह भी मैसेज दे दिया गया है लोगों के बीच में। देखिए, प्रशासन जो है डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी ने फ्लैग मार्च के माध्यम से साफ संदेश दिया है मुहर्रम पर्व शांति का पर्व है, शांति रूप से भाईचारे के रूप में मनाए। किसी प्रकार की घटना, किसी के वो सामाजिक तत्वों से निपटने के लिए उन्होंने नंबर जारी किया है और लोगों को कहा है कि कोई भी समुदाय का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील किया है। और लगातार इस के लिए शांति समिति की बैठक से लेके थाना स्तर से शांति समिति की बैठक किया है। दोनों समुदायों के सामाजिक और जनप्रतिनिधि को बुलाकर उन्होंने साफ कहा है कि मुहर्रम पर्व भाईचारे का पर्व है, शांति से मनाए, किसी प्रकार की घटना हो। और मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन धारदार हथियार के लिए खुद मनाही कर दिया है और डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दिया है। इसलिए डीएम मुस्तैद है, किसी प्रकार की घटना नहीं हो। संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती किया गया, मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है। इसलिए डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार, डीएसपी, डीडीसी सारे मुस्तैद है। जी बिल्कुल सुनील जी, आखिरी सवाल यही है, अगर कुछ गतिविधि पकड़ी जाती है या कोई इंसान इसमें संलिप्त पकड़ा जाता है तो बड़ी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ?
देखिए, प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है, एसपी प्रेरणा कुमार, डीएसपी और जो डीएम यहाँ के शैलेंद्र को साफ कहा कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम देने वालों पर बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए कि ये भाईचारे का मुहर्रम पर्व है। इसलिए प्रशासन जो नियम कानून बनाया है उस नियम कानून के तहत आपको पर्व मनाना होगा, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार का घटना ना हो इसके लिए काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जहाँ संवेदनशील इलाका वहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है। इसलिए प्रशासन काफी मुस्तैद है, पुलिस काफी मुस्तैद है। किसी प्रकार की घटना से निपटने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसलिए पुलिस काफी एक्टिव मोड में है, डीएम एक्टिव मोड में है, एसपी एक्टिव मोड में है। कभी किसी प्रकार की घटना नहीं हो सकती है, इसलिए नंबर जारी उन्होंने कहा तो सामाजिक तत्व पर पुलिस नजर रखे हुए है कि किसी प्रकार का अप्रिय घटना न हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के दनुआ घाटी में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रेलर करीब 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद ट्रेलर का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया। इस मार्ग पर लगातार हो रहे हादसे गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले 4 महीनों में 25 से अधिक गंभीर दुर्घटनाओं और पिछले 5 सालों में 88 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार तीखे मोड़, तेज ढलान, कमजोर इंजीनियरिंग डिजाइन और अनियंत्रित गति इस क्षेत्र को अत्यधिक जोखिमपूर्ण बनाते हैं। इस देश के सबसे संवेदनशील हाईवे सेक्शन में शामिल किया गया है। प्रशासन ने अब रेड मार्किंग, स्पीड डिटेक्शन कैमरे, स्पष्ट साइन बोर्ड और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी योजनाओं पर काम शुरू करने की घोषणा की है। वन्य जीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी सुधार प्रस्तावित है। बारा अनुमंडल के बार थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस घाट पर गुरुवार को गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में 2 युवक लापता हो गए जबकि 3 अन्य को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार विकास और रोहित सहित कुल 5 युवक गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे। सभी की उम्र लगभग 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्नान के दौरान युवक आपस में मस्ती और खेल कूद कर रहे थे। इसी दौरान वो अनजाने में गंगा की तेज धारा की ओर बढ़ गए और अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गए। आसपास मौजूद लोगों और उनके साथियों ने तुरंत बचाव का प्रयास किया जिसमें 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन विकास और रोहित तेज धारा में बह गए और उनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही घाट पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए। विशेष रूप से मसूद बीघा गांव पर आसपास के क्षेत्रों से लोग घाट पर जुटे हुए हैं। नहाने के लिए आके उस पार जा रहा था, वही डूब गया। कौन कौन लोग? रोहित कुमार है, विकास कुमार नाम, थाना पास में है। थाना के पास? हाँ। तो ये कितने घंटे पहले की बात? 20 मिनट हो रहा है। 20 मिनट मात्र हो रहा है? हाँ। तो और भी कोई साथ में था? हाँ, 2-3 आदमी और साथ में था। हाँ, 40 मिनट पहले घटना हो गया सर। 20 मिनट पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग थाना गए, थाना में सूचना दिए। अभी तक कोई भी खोजने के लिए नहीं आया। सरकार के द्वारा मैंने SDRF NDRF को सूचित किया गया है? जी, हम थाना सूचित किए हैं सर। अच्छा। थाने वाले बोले कि हम करते हैं। हाँ। अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। अभी तक नहाने के लिए आके उस भोजपुर जिले में नशा मुक्ति सप्ताह के तहत अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आरा स्थित कृषि कार्यालय में सभी कर्मियों ने नशा न करने की शपथ ली और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। डॉक्टर नीरज कुमार ने चिंता जताते हुए कहा कि आज छोटे छोटे बच्चे भी रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नशे की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं।
जो गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने भोजपुर वासियों से अपील की है कि वो अपने आसपास किसी को भी नशा करते देखे तो उसे रोके और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करे। कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मियों ने सामूहिक रूप से नशे न करने की शपथ ली। आज के दिन जो हमारे यहाँ जो नशा मुक्त सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और मनाया जा रहा है, उसमें हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे कृषि विभाग के जितने भी पदाधिकारी या कर्मी हैं वो नशा से दूर रहें और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करें, ताकि हमारे क्या कि वो किसानों को और उनसे संबंधित जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं या व्यापार करने वाले जुड़े हैं, उनको भी ये मैसेज दें कि नशा ना करें और हमारे समाज को नशा मुक्त बनाने का काम करें। सर क्या लगता है जो देखा जाता है बहुत सारे बच्चे हैं उनकी नशे का शिकार हैं। आजकल एक अलग एक नशा शुरू हो गया, सूखा नशा करने का। तो ये क्या कीजिएगा, इसके लिए हम लोग एक नॉकआउट कमेटी बनी हुई है हमारे यहाँ, ठीक है, जिला में। उसके अंतर्गत भी इसका देख रेख किया जा रहा है, उसकी भी बैठक होते रहते हैं, उसके भी हम एक सदस्य हैं, उसमें हम लोग उसको देखते हैं। और ये आह्वान करना चाहेंगे कि बड़े बुजुर्ग या बच्चे हों वो नशे से दूर रहें और एक नशा मुक्त समाज में सभी का योगदान हो। आज के दिन जो हमारे नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी पुलिस कार्रवाई। मुंगेर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार स्मैक तस्कर शिवा सैनी के घर कुर्की जब्ती की है। वासुदेवपुर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चंडिका स्थान सैनी टोला स्थित उसके घर पर छापेमारी कर ये कार्रवाई की। कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। थानाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए घर के दरवाजे, खिड़कियां, गैस सिलेंडर सहित कई सामान जब्त कर लिए। पुलिस के अनुसार आरोपी शिवा सैनी पिछले करीब 10 महीनों से NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी स्मैक तस्करी का नेटवर्क चलाता था और कई लोगों को इस अवैध कारोबार से जोड़ रखा था। इससे पहले उसके भतीजे राजा कुमार को भी स्मैक, नकदी और उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को लेकर लोगों की भावनाएं लगातार सामने आ रही है। गांव में प्रतिदिन अलग अलग सामाजिक और अन्य संगठनों के लोग पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि उस स्थान पर भी लोगों की भीड़ जुट रही है जहां भरत तिवारी को गोली लगी थी। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल को घेरकर श्रद्धांजलि स्थल का स्वरूप दे दिया। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। उनके साथ पुरुष और अन्य ग्रामीण भी शामिल हो रहे हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान लोगों ने भरत तिवारी अमर रहे के नारे लगाए और घटना को लेकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि वो भरत तिवारी की याद में लगातार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की दोहराई है। भाई यही बात तो वो पुलिसकर्मी भी कह रहे थे जो लाइव वीडियो में दिखाई दिया कि भरत तिवारी से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा सारा मांग मान लिया जाएगा, तुम अपना सरेंडर कर दो। तो वो बात पे वो भरोसा कर लिए। जब एक बार धोखा दे ही दिया गया तो बार बार अपनी प्रवृत्ति पुलिस थोड़ी बदलेगी। इसलिए पुलिस प्रशासन पे कहीं से भरोसा नहीं। आप सोचिए ना, जिसपे आरोप है कि उन लोगों ने झूठ मूठ की हत्या कर दी है हमारे भाई भरत तिवारी जी की, उसमें कैसे भरोसा कर ले जो बात बोल रहा है। आप समझिए, पुलिस महकमे पे आरोप लगा हुआ है, इसलिए SP पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कुल मिला के बात इतनी है कि ये केवल दिखावा करने का प्रयास किया जा रहा है, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं और समाज को केवल एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है नैरेटिव सेट करके कि हम काम कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का हम एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जांच हो तो जांच दिखनी चाहिए, भले हो चाहे। भाई यही बात तो वो पुलिसकर्मी भी। आपको बता दें कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ रहा है। लोग जो है भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भरत भूषण तिवारी अमर रहे के नारे भी उन्होंने लगाए। इससे पहले आपको बता दें कि महापंचायत जो है वो देखने को मिला भरत भूषण तिवारी को लेकर। दरअसल बिलौटी गांव में जो है लगातार भीड़ जुट रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की थी, महापंचायत की अगुवाई की थी। हालांकि वहां के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं जिस तरह से उनका एनकाउंटर हुआ, पुलिस द्वारा जो है हाफ एनकाउंटर किया गया था, लेकिन उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। भाई यही बात तो वो पुलिसकर्मी भी कह रहे थे जो लाइव वीडियो में दिखाई दिया
कि भरत तिवारी से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा सारा मांग मान लिया जाएगा, तुम अपना सरेंडर कर दो, तो वो बात पे वो भरोसा कर लिए। जब एक बार धोखा दे ही दिया गया तो बार बार अपनी प्रवृत्ति पुलिस थोड़ी बदलेगी। इसलिए पुलिस प्रशासन पे कहीं से भरोसा नहीं। आप सोचिए ना, जिस पे आरोप है कि उन लोगों ने झूठ मूठ की हत्या कर दी है हमारे भाई भरत तिवारी जी की, उसमें कैसे भरोसा कर ले जो बात बोल रहा है? आप समझिए, पुलिस महकमे पे आरोप लगा हुआ है, इसलिए एसपी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कुल मिला के बात इतनी है कि ये केवल दिखावा करने का प्रयास किया जा रहा है, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं और समाज को केवल एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है नैरेटिव सेट करके कि हम काम कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का हम एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जांच हो तो जांच दिखनी चाहिए, भले हो चाहे। भाई यही बात झारखंड के रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर लारी गांव के समीप गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा करीब, आपको बता दें कि रात 11:30 बजे ट्रक और पिकअप वाहन के आमने सामने की टक्कर में हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जानकारी के अनुसार सभी मृतक ताशा पार्टी के सदस्य थे और मुहर्रम पर्व में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद अपने गांव लौट रहे थे। मृतकों में 2 युवक रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के मारंग मरचा गांव और 5 कुजू के बलसगरा गांव के निवासी बताए गए हैं। सभी की उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच थी। घायल युवक को पहले रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे आकाश शर्मा जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। आकाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया है? जी मैम, मैं बता दूं कि रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर लारी गांव के समीप गुरुवार की देर रात लगभग 11 बजे ट्रक और पिकअप वैन के बीच में हुई आमने सामने की टक्कर में पिकअप वैन में जो सवार 8 लोग थे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको रामगढ़ सदर हॉस्पिटल से रिम्स रेफर किया गया है। रिम्स रेफर करने के बाद सभी जो थे वो ताशा पार्टी के सदस्य थे। मुहर्रम पर्व के कार्यक्रम संपन्न करने के बाद गांव से लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के उड़ गए और पुलिस ने ट्रक को जब्त भी कर लिया है और ट्रक के जो चालक है वो फरार हो चुके हैं। जी बिल्कुल आकाश, पुलिस तमाम पहलुओं से जांच कर रही होगी, बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है और मौके से ट्रक चालक जो है वो भी फरार है। जी मैं बता दूं कि जो ट्रक चालक है उसमें कोयला लोड था और दूसरी तरफ जो रफ्तार से आ रही थी, तो पुलिस, और इससे पहले भी वहां घटना घट चुकी है, तो उस स्पॉट में पुलिस अपने तरह से कि ये हादसा ना घटे उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, मौत भी हुई है इसमें लोगों की। ताशा पार्टी मुहर्रम से वो लोग लौट रहे थे, ताशा पार्टी के सदस्य थे वो लोग। परिवार में भी मातम का माहौल होगा। जी, रामगढ़ रजप्पा जो क्षेत्र है उसमें मस्टरका गांव है और 5 लोग बलसगरा गांव के निवासी थे। सभी की उम्र 35 से 40 वर्ष की थी, जिसके जितने भी लोग उसमें सवार थे 8 लोग सवार थे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और 8 जो 1 लोग है वो मतलब अभी रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, वो अभी ठीक ठाक है। जी बिल्कुल आकाश, वहां के सड़कों के बारे में भी बात की जाए तो सड़कें भी वहां पे ठीक नहीं है, सड़कों की हालत भी खराब है वहां पे, जिस वजह से भी ये दुर्घटना हुई, या क्या कारण था? अब तक प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया कि कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ट्रक और पिकअप वाहन जो है वो आपस में टकरा गई और भीषण टक्कर में तब्दील हो गई और लोगों की जान भी गई? जी मैम, मैं बता दूं कि जो ट्रक थे वो बहुत स्पीड में थे और उधर से ये लोग अपने मतलब गोला से रामगढ़ के लिए आ रहे थे, तो उसी क्रम में लाइट के कारण थोड़ी सी और रोड की भी स्थिति थोड़ी सी दयनीय है इसके कारण, लेकिन जिला प्रशासन और रामगढ़ पुलिस प्रशासन इसमें जांच कर रही है और जो उसमें निर्णय निकलेगा उसमें ये करेंगे। जी
बिल्कुल, बड़ा हादसा हो गया है। अब लोगों को वहां पे भी हड़कंप मच गया होगा, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। ग्रामीण लोग जितने हैं उसमें कि भी आक्रोश में है कि इससे पहले भी एक घटना घट चुकी है और फिर उसके बाद ऐसी घटना हो गई। तो इसमें ग्रामीण का आरोप है कि इस स्पोर्ट में बराबर यही घटना घटती, तो उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसमें देख रही कि आखिर में ऐसी घटना क्यों घट रही है यहाँ, उसको लेकर आज वहाँ जांच करेंगे। जी बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भोजपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की बरसी पर संविधान हत्या दिवस मनाया है। इस अवसर पर रेड क्रॉस सभागार में बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गा राज की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में बिहार सरकार के उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्री सह आरा विधायक संजय सिंह टाइगर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि साल 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने सत्ता के अहंकार में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों को प्रताड़ित किया गया, जिसका जवाब जनता ने 1977 के आम चुनाव में दिया। कार्यक्रम में आपातकाल से जुड़े घटनाक्रमों और अत्याचारों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अवलोकन किया। हालांकि इस दौरान आपातकाल आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता जगन्नाथ केसरी की पत्नी को मंत्री संजय सिंह टाइगर, जिलाध्यक्ष दुर्गा राज ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई चुनौती नहीं दे सकता। अम्बेडकर ने तब भी कहा था कि देश के संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसको लागू करने वाले लोग कौन हैं। और यह आशंका सही साबित हुई। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 71 में, भारत ने जीत हासिल की, बांग्लादेश नया राष्ट्र का उदय हुआ। एक सामरिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से भारत की बहुत बड़ी विजय थी। तब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। स्वाभाविक है उनकी लोकप्रियता बढ़ी। और मैं समझता हूँ कि पूरी इंदिरा जी के पूरे राजनीतिक जीवन काल को आप तौलिए तो 71 उनके लोकप्रियता का, प्रकाष्ठा का काल था। पूरे देश में इंदिरा जी का जय जयकार जी बोलने लगा। सत्ता पर और पार्टी के अंदर उनका आधिपत्य हो गया। सत्ता की कई खूबियां हैं, कोई चुनौती नहीं दे सकता। अम्बेडकर ने तब भी कहा था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सहिया बहनों, सहिया साथियों और प्रशिक्षण दल के कर्मियों ने लंबित मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग को लेकर उपायुक्त और सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे और जल्द भुगतान की मांग उठाई। ज्ञापन में कर्मियों ने बताया कि पिछले 5 से 6 महीनों में मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं मिलने से परिवार का भरण पोषण प्रभावित हो रहा है। सहिया बहनों ने प्रशासन से अविलंब लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान संघ की अध्यक्ष बबीता देवी, उपाध्यक्ष अंजना साहू सहित बड़ी संख्या में सहिया बहनें और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।